जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? आज के इस वीडियो में आप एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंतर्गत क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से है। छोटा सा 7-8 पेज का चैप्टर है, लेकिन कुछ पॉइंट इसमें आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, उसको आपको याद रखना है। आप पीडीएफ में देख रहे होंगे, यहाँ पर अध्याय 11 लिखा हुआ है। अध्याय 11 इसलिए क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर का डिफरेंस है। ओल्ड एनसीईआरटी में टोटल 18 चैप्टर है, तो उस ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार आज का चैप्टर नंबर 14 होगा। मैं टोटल ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ एक साथ, इसलिए आपके चैप्टर नंबर 14 है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 6 और क्लास 7 का पूरी साइंस कंप्लीट हो चुकी है। इसका क्रमागत वीडियो आप एनसीईआरटी साइंस सीरीज में ज़रूर देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा चैप्टर होगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो पसंद आने पर आप जल्दी से शेयर, लाइक, कमेंट जो भी है वो आप करके आएंगे, और अपना पेन पेंसिल रख लेंगे, नोट्स ज़रूर बना लेंगे। और बहुत जल्द आपका क्लास 8 समाप्त होने वाला है, क्योंकि पीडीएफ का हाईलाइट करने का काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बस अब ज़रूरत है तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो पहुंचाने के लिए। तो हमारा प्रयास रहेगा इस सप्ताह के अंदर आपको हम पूरी कर देंगे। इस महीने तक तो आपकी पूरी फरवरी महीने में आपको ये पूरी 8 क्लास और 9 क्लास भी हम शुरू कर देंगे तब तक, ठीक है। तो बस अब आइए, बहुत हो गया बात। तो देखेंगे, चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हम क्या पढ़ेंगे आज? तो कहता है कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक यानी कि अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। तो ये आपने पीछे के क्लास में पढ़ा है। और आपको मैं बता दूं कि हमारा पढ़ाने का तरीका ये है एनसीईआरटी सीरीज को, कि मैं वही पढ़ाता हूं जो आपके लिए काम का होता है, मैं उसको नहीं पढ़ाता जो आपके काम का नहीं होता है। आपको पढ़ाने से पहले मैं इस पीडीएफ को खुद पढ़ता हूं, जो काम का होता है उसे मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपका समय बचे और जो इम्पोर्टेंट हो वही आपको मिल सके। आइए आगे पढ़ते हैं। आपने कक्षा 6 में भी जांच किया था, टेस्टर का प्रयोग किया था, तो आइए जानते हैं। कहता है कि हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं। याद रखेंगे, तांबा और एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक होता है, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तथापि अभी तक हमने अपने संपरीक्षित का मतलब टेस्टर होता है, जो आप देखते होंगे, जिससे हम लाइन चेक कर लेते हैं, उसमें छोटी सी लाल सी बत्ती जलती है, वही। तो कहता है कि अभी तक हमने अपने संपरीक्षित्र से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में था, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है, क्या द्रव्य भी विद्युत चालन करते हैं? आइए जानते हैं। यानी कि अब तक जो हमने ज्ञात किया था विद्युत के बारे में वह था हमारा ठोस पदार्थ, लेकिन आज के क्लास में हम द्रव्य के बारे में भी जानेंगे। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये 2 कैरेक्टर है एनसीईआरटी का। ये कौन है? मैंने बहुत बार बताया आपको, ये है पहेली, और ये छोटा सा भोला सा बच्चा आप हैं बूझो, ठीक है। तो पहेली तथा बूझो आपको स्मरण कराना चाहता है कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तार यानी कि मेंस अथवा जनित्र या प्रतीपक का मतलब होता है इन्वर्टर, तो इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलाप में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। मतलब क्रियाकलाप करने के लिए आप विद्युत सेल का प्रयोग कर सकते हैं। आइए, तो हमारा अगला पॉइंट है कि क्या द्रव्य विद्युत चालन करते हैं। तो द्रव्य में विद्युत चालन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए पता करते हैं। तो ये क्रियाकलाप हैं जो आपको जानने नहीं हैं, और बस आपको इतना जानना है कि इस प्रकार जब संपरीक्षित्र का मतलब हमने क्या बताया, टेस्टर। तो इस प्रकार जब संपरीक्षित्र भलीभांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि द्रव्य में भी हम विद्युत के चालन की जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है। ये सभी क्रियाकलाप आपके काम की नहीं है, बस आपके काम की यहाँ है कि नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण करना। यानी कि आप ये याद रखेंगे कि नींबू का रस और सिरके में विद्युत चालन हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है। आपके ये जो क्रियाकलाप है उसमें यही बताया गया है, बस और कुछ नहीं। अब जब आपने नींबू का परीक्षण किया तो क्या कह रहा है कि जब संपरीक्षित्र यानी कि टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा नहीं होता है तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो हमें यहाँ याद रखना है, आपने पीछे जाना था, वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब कह रहा है कि कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप 11.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? 11.2 ये क्रियाकलाप है, इसमें आप ध्यान दीजिए। तो कहता है क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ध्यान देंगे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यह परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है। ध्यान देंगे, विद्युत धारा कमजोर है जो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होता है, यानी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा कमजोर कब होता है। तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो। क्या कह रहा है? कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव है कि वह धातु के जैसा आसानी से विद्युत का चालन न कर पाए, जिसके कारण संपरीक्षित्र का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को जला नहीं सकता। इसे हम दुर्बल बल्ब कहते हैं, यानी कि दुर्बल हो सकता है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि कोई ऐसा पदार्थ जो विद्युत को चालन कर तो सकता है लेकिन इतनी मजबूती नहीं होती कि वो उसको जला सके, दीप्त कर सके, तो ये क्या है? वैसे में विद्युत बल्ब में यानी कि विद्युत का चालन दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए 1000 वाट का कोई बल्ब जलाना हो और उसमें आप एक पतली सी तार लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि विद्युत चालन नहीं होगा, विद्युत चालन होगा। या तो वो अगर 1000 वाट की बल्ब आप जलाएंगे तो या तो वो बल्ब जल कर के तुरंत तार को गला देगा या फिर वो तार उस बल्ब को जला ही नहीं पाएगा। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। इसलिए हर एक बल्ब, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एक सीमित और लिमिटेड कम से कम मैक्सिमम और मिनिमम मोटाई का तार होता है ना। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ आपके लिए नहीं है, बस यहाँ आप देख लें चित्र 11.2 के, आप चित्र 11.2 के संपरीक्षित्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी को हिंदी में हम लिखते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना, लाइट इमिटिव्स डायोड कहा जाता है। कहता है एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट और सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ एलईडी बल्ब जलाने को प्रेफरेंस करते हैं। कहता है एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। क्या याद रखना है कि जो एलईडी होता है, एलईडी में 2 तार होते हैं, एक थोड़ा सा लंबा होता है दूसरे की अपेक्षा, तो जो लंबा वाला तार होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जोड़ना है और छोटा तार को ऋण टर्मिनल की तरफ जोड़ना है। ये आप देख सकते हो कुछ एलईडी है। अगर आपको याद होगा तो बचपन में आपने ऐसा बहुत सारे बल्ब जलाए होंगे, मैंने तो खूब जलाया है, लेकिन ये वाला नहीं, उजला सा एक बल्ब आता था, ठीक है,
उजला सा ऐसा ही एक बल्ब आता था, सेम यही रहता था साइज का। वो उसको ना ये गोबर वाली जो उस समय आता था निप्पो की बैटरी बड़ी बड़ी वाली, है ना, तो उसको जब ख़राब हो जाता था तो एक गिलास में उसको क्या करते थे, गोबर के साथ डाल करके और उस बैटरी को डाल देते थे, और उसके दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुव था उससे क्या करते थे, दो कनेक्शन निकालते थे और ये वाली बल्ब को जोड़ते थे, बहुत बेहतरीन जलता था। तो ये क्या है, एलईडी बल्ब है, जिसमें लंबा वाला, जैसे देख लो इसका पैर ये लंबा है, ये लंबा है, इसका ये लंबा है, तो ये सभी जो लंबा वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो छोटा है वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। आइए अब यहाँ पर ये आपका क्रियाकलाप है 11.3 का, जो आपके काम का नहीं है, बस नींबू के रस में डुबा करके प्रयोग किया जा रहा है। अन्य द्रव्य में और भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टोंटी का पानी मतलब नल का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद, ये सभी से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करने के बाद जो आपको यहाँ पर मिला वो आपको पता करना है। तो बस इतना याद रखिए कि नींबू का जो रस है, नींबू के रस चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है, तो हाँ, और नींबू का रस क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। सिरका की भी हम बात कर ले तो ये चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित करेगा, यानी कि ये अच्छा चालक है। टोटी का पानी जो साधारण पानी होता है, ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि विद्युत का चालन करता है। ठीक है, बारिश का पानी जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन टोटी का पानी चालन करता है, यानी कि अच्छा चालक तो नहीं कह सकते लेकिन ये चालक है। वनस्पति तेल नहीं करेगा, दूध करता है, शहद तो कभी ट्राई नहीं किए तो इसका नहीं बता सकते हम। दूध करता है, दूध में भी करंट पार होता है हल्का फुल्का। आइए तो कहता है कि सारणी 11.1 में हम देखते हैं कि कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक है तथा कुछ हीन चालक है। ठीक है, अब आगे आइए। अब पहेली कह रही है कि जब संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है। क्या है, वायु से विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, परंतु उसने यह भी पढ़ा कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तड़ित यानी कि जो ठंडका गिरता है तब विद्युत प्रवाहित होता है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बूझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देता है। ये बूझो का सवाल है। तो क्या कह रहा है कि वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत चालन धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युतरोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालक तथा हीन चालक के रूप में वर्गीकृत करने की अधिक मान्यता दी जाती है। यानी कि बहुत से पदार्थ है जो विद्युत का चालन कर सकता है, लेकिन अच्छे चालक के रूप में कौन कर सकता है उसी को हम वर्गीकृत करते हैं। ऐसा ना हो कि मालूम चला कि सब कुछ तो कर ही रहा है, उसी को भी हम लगा दें। तो कहता है हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत का चालन परीक्षण किया, आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करें। आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर से हम पता करेंगे। तो ये आप क्रियाकलाप करेंगे तो इसमें आपको आसुत जल मिलेगा। कहता है एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसुत जल में घोलिए, यानी कि आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर में जब आप नमक डालेंगे तब क्या परीक्षण होता है। तो वो कह रहा है कि जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है या विद्युत का अच्छा चालक है। क्लियर। फिर कह रहा जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक है। मैंने बताया था कि टोटी का पानी ये सभी जो होता है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। डिस्टिल वाटर क्या है, तो ये हीन चालक है, मतलब डिस्टिल वाटर से शुद्ध पूर्ण रूप से विद्युत का चालन नहीं हो सकता। ध्यान रखना है, आसुत जल और आसुत जल में मिला नमक ये दो अलग अलग प्रक्रिया है। यहाँ देखो कह रहा है कि जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है और यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो जब आसुत जल के साथ क्या कह रहा है, आसुत जल के साथ जब आप लवण यानी कि नमक को मिलाते हैं तो ये विद्युत का चालन करेगा, लेकिन जब सिर्फ आसुत जल रहेगा, डिस्टिल वाटर रहेगा, तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। बात समझ गए। जब सवाल आपसे पूछे कि क्या आसुत जल विद्युत का सुचालक है, तो नहीं,
क्या आसुत जल में नमक का घोल मिलाने पर वो विद्युत का सुचालक होगा? तो हाँ होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये नल, हैंडपंप, कुआं, तालाब, ये सभी का पानी आपको विद्युत का सुचालक होगा। करें कि जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। जो हमें करंट लगता है उसके बारे में बता रहा है। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो ये अच्छे चालक बना देते हैं। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? आइए पता लगाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आसुत जल को साधारण लवण के साथ घोला जाता है तब वो अच्छा चालक बन जाता है। ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्रियाकलाप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए मैं क्रियाकलाप को ही पढ़ता हूँ। मुझे पता रहता है कि इसमें कुछ जानकारियाँ नहीं होगी, फिर भी किसी क्रियाकलाप में वो जो है 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्रियाकलाप आपको भी पढ़ना पड़े, क्योंकि मैं उसमें से जो छान के होता है इंपॉर्टेंट वो निकाल देता हूँ। तो आइए हम क्रियाकलाप 11.5 से पता करें। कहता है कि बोतल के प्लास्टिक या रबड़ का 3 गो ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल लेना है। ठीक है, कोई ढक्कन है और उस ढक्कन में आसुत जल डिस्टिल वाटर लेना है। कहता है एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनुक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। यानी कि 3 डब्बा है, 3 डब्बे में से एक में HCl आपको डालना है। कह रहा है आप दूसरे ढक्कन में आसुत जल में कास्टिक सोडा जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, KOHI ऐसा कुछ बोलते हैं ना, पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बिंदु मिलाइए। तीसरे ढक्कन में आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डाल के तीसरे में शुगर डाल देना है। अब परीक्षण कीजिए। अब तीनों का परिणाम क्या आएगा? तो कहता है इन विलयनों में कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आइए आपको क्या परिणाम मिलता है, प्राप्त होते हैं, ये पता करें। तो आइए, कहता है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या हुआ, उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करता है। तो वो प्रभाव तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने इस क्रियाकलाप में 3 चीज़ें देखा। कौन कौन सी? एक आपने देखा नींबू के रस या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये अम्लीय पाठ हुआ। दूसरा आपने देखा कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या है? क्षार है। तीसरा है आपका चीनी के साथ। चीनी के साथ जब आप मिलाते हैं तो ये न अम्ल है न क्षार है, बल्कि ये लवण के रूप में काम करता है। और ये तीनों जो है, चाहे नींबू का रस हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या फिर कास्टिक सोडा हो या पोटेशियम आयोडाइड हो या फिर चीनी हो, आसुत जल में चीनी हो, ये सभी के सभी क्या है? विद्युत का चालक करता है। यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि विद्युत का चालन अम्ल, क्षार और लवण तीनों के विलयन में होता है। क्या है, आपने समझा? विद्युत का चालन अम्ल, क्षार और लवण तीनों के विलयन में होता है। आइए हम अब जानेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप में 2 छड़ आपको दिखाई देंगे। ये दोनों छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसमें दोनों तरफ जो छड़ होता है ये कार्बन की छड़ होता है, इसके ऊपर ये धातु की टोपी लगी होती है और नीचे में ये जल है। ये पूछा जाता है कि उसमें किसका छड़ होता है बैटरियों में, तो ये कार्बन की छड़ होता है। किसका छड़ होता है? कार्बन का छड़ होता है। जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने का क्रियाकलाप चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मैंने शायद इसको करना भूल गया। देखो यहाँ पर भी जो है वही चीज़ प्रयोग किया गया है, इसलिए मैंने शायद हाईलाइट नहीं किया था इसको। साधारण नमक या नींबू के रस लिया गया है, ठीक है, और उसी से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रयोग करना है, प्रयोग करके यहाँ पता लगाता है। तो अब आपको ये पता चला कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या कह रहा है? किसी चालक विलयन, किसी चालक विलयन का मतलब है या तो वो अम्ल है या फिर
क्षार है या फिर लवण है। तो कह रहा है किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। तो आप क्या क्या देखें विद्युत चालन प्रवाहित होने पर कि कौन कौन से प्रयोग हो सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। किसके फलस्वरूप, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, पहला प्रयोग। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा कहता है विलयन के रंग परिवर्तित हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। यानी कि किसी चालक में रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगा, तो वह विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करेगा। और ये सभी विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में आपने क्या क्या जाना, तो उसका रासायनिक प्रभाव ये पड़ता है कि वो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बना सकता है, या फिर इलेक्ट्रोड के धातु को निक्षेप मतलब उसको तोड़ सकता है, गला सकता है, या फिर उस विलयन यानी कि आम्ल क्षार लवण का रंग बदल सकता है। लेकिन ये सभी विद्युत धारा होने पर किस पर निर्भर करता है, तो विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। किस पे करता है, विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। आइए अब हम आगे के क्रियाकलाप जाने, उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं विलियम निकलसन साहब के बारे में। ये क्या कह रहे हैं, कहता है सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन, जिनका जन्म 1753 में होता है और 1815 में मर जाते हैं। कहता है ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड यानी कि निगेटिव टर्मिनल पर बनते हैं। यहाँ से सवाल आपके दो हैं, कौन कौन से, पहले मैं स्क्रीन छोटा कर दूं और एक साथ समझा दूं। बात है पहला कि विलियम निकलसन साहब जो कि ब्रिटिश हैं, इन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोड को यदि जल में डुबाया जाए, किसमें, जल में डुबाया जाए, तो उनके द्वारा जो विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी उसमें दो गैस, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा। जैसा कि आपको पता है जल का सूत्र होता है हाइड्रोजन H2O, यानी कि H2O जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिश्रण होता है, यौगिक होता है। तो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो और उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे। लेकिन ऑक्सीजन किस पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे आएगा, जबकि हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज पे आएगा। क्लियर, हाइड्रोजन निगेटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है। किसने बताया, निकलसन ने बताया। अब आपसे सवाल ये भी पूछ देगा कि पूछेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन जल में डूबे हो तथा उसके द्वारा विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो अब आप कहेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दूसरा सवाल बना देगा कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न करते हैं, ये सिद्धांत किसने बताया, तो विलियम निकलसन ने बताया। तीसरा ये कह देगा कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धन टर्मिनल से कौन सी गैस उत्पन्न होगा, तो धन टर्मिनल से ऑक्सीजन। और चौथा सवाल ये पूछ देगा कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो निगेटिव टर्मिनल या ऋण टर्मिनल से कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तब हम कहेंगे हाइड्रोजन। यानी कि इस तरह से इस छोटे से बॉक्स में 4 से 5 सवाल तोड़ तोड़ के बनाए जा सकते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक परीक्षण आलू से किया जा रहा है। ये बूझो है, चालाक है, ये आलू से परीक्षण किया जा रहा है। आलू की चालाकता का परीक्षण करना है। तो कहता है कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर की नीला हरा धब्बा बनता है। अब ये आप देखो,
जब आलू से भी विद्युत प्रवाहित हो सकता है। और ये देखो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में नीला धब्बा बनता है और निगेटिव में कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं था। ठीक है। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा जो है आलू में भी रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, और जो आलू में जो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ब्लू लाइन बनता है, ब्लू डॉट बन जाता है। ठीक है। अब आते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है? मतलब उसके ऊपर परत चढ़ा देना। ये आप जानते होंगे कि तार वगैरह जो होता है उसमें विद्युत लेपन कर दिया जाता है उसको सुरक्षा के लिए। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ देखिए क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में ये कह रहा है एक कॉपर सल्फेट और का मतलब तांबे की 2 प्लेट चाहिए। ठीक है। कह रहा है इस क्रियाकलाप के लिए हम थोड़ा पढ़ के ही बता देते हैं, समझा देंगे इसमें। कह रहे हैं इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। कौन सी? तांबे की प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसूत जल लीजिए, डिस्टिल वाटर लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अब कॉपर सल्फेट यानी कि आसूत जल प्लस कॉपर सल्फेट घोलना है। कह रहा है अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रयोग हो रही है? कॉपर सल्फेट, तांबे की 2 प्लेट, फिर उसके बाद आसूत जल, उसके बाद हमने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, इन सभी को डालें। कह रहा है तांबे की प्लेट को रेगमल से साफ कीजिए, इन्हें पानी से धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेट को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाइए। अब डुबाने के बाद क्या हो रहा है वो देखिए। यहाँ देखिए कह रहा है विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ क्या है? कह रहा है तांबे की ये प्लेट है, ये दोनों तांबे की प्लेट है। ये जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट की विलयन है और ये तांबे की प्लेट है। और ऊपर में अब आपको क्या दिख रहा है? तो कह रहा है कि परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए कि आपने उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं कि आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं। इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित होता है। यानी कि जब आप तांबे की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है वो अब आपको पता करना है। लेकिन हमने कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ और किसको मिलाया था? सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया था। तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो हम जानते हैं। पहेली कह रही है कि विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के बाद पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस पर क्या परीक्षण करेगी, आइए पता करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाती है। क्या ध्यान दिया? कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 बोलते हैं हम इसको, CuSO4 जो है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो एक रोचक तथ्य निकल के आया कि जो कॉपर सल्फेट है ये अपने आप को तोड़ लेता है और तोड़ करके कॉपर जो है कॉपर में और सल्फेट सल्फेट में बदल जाता है। कहता है स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉपर का ही प्लेट पहले से लिया था, तांबा का प्लेट, और उसी तांबा में जो कॉपर सल्फेट है ये तांबा उसी के ओर यानी कि अपना है अपने के तरफ ही आकर्षित होगा। तो जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकला वो पहले से मौजूद कॉपर के बर्तन में की ओर संयोजित हुआ तो वो क्या बनाया? ऋण टर्मिनल बनाया। तो वो कॉपर जो है ऋण टर्मिनल की ओर भागता है और वो निक्षेपित हो जाता है। कहता है लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? तो दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन से पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार फिर समझिए। हमने जाना कि जो कॉपर सल्फेट के यहाँ पर हमने प्लेट लिया, इस कॉपर सल्फेट में हमने ये जाना कि कॉपर सल्फेट 2 भाग में टूट गया, एक कॉपर के रूप में दूसरा सल्फेट के रूप में। तब ये तो है निक्षेपित हुआ, लेकिन जो ये तांबे का प्लेट कॉपर का प्लेट पहले से है, मान लिया जाए इस वाले का जो है कुछ निक्षेपित होकर के इस विलयन में टूट के गिर गया कॉपर सल्फेट के विलयन में। लेकिन कॉपर सल्फेट से जो कुछ
कॉपर निकला वो बिलियन से फिर इसी प्लेट पे आ गया, यानी कि दोनों बराबर। मान लीजिए एक भाग इसका निकला तो एक भाग बिलियन जो है वो उसको पूर्ति कर देता है, यानी कि तांबा जैसे कि तैसा तांबा का प्लेट बना रहता है, यही ये कहना चाह रहा है। तो अब बस आपको यहाँ से याद रखना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट दो भाग में टूट जाता है, कॉपर और सल्फेट में, जिसमें से कॉपर जो होता है वो ऋण टर्मिनल की ओर जाता है और दूसरी जो कॉपर के विलयन का घोल होता है वो पुनः उसको आके चक्र पूरा कर देता है। तो अब कह रहा है कि इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। बस बूझो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप 11.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई, यानी कि कॉपर जो है वो कार्बन के छड़ पर भी ऋण टर्मिनल पर भी चढ़ सकता है। कह रहा है विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। क्या है कि विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु का निक्षेपण करना विद्युत लेपन कहलाता है। और ये विद्युत निक्षेपण के कुछ उदाहरण क्या है, तो जैसे अनेक वस्तु जैसे कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो ये याद रखेंगे क्या है, कार के कुछ भाग, स्नान गृह की जो टोटी नल होता है, गैस बर्नर जो होता है, साइकिल का हैंडल जो होता है, पहिए का जो रिम होता है, ये सभी पर किसका लेपन होता है, क्रोमियम का लेपन होता है। क्यों होता है, तो क्रोमियम चमकदार होती है, यह संक्षारित यानी कि क्षरण इसका नहीं होता, यह खरोचों का प्रतिरोध करता है, यानी कि ये जल्दी इस पे लाइनिंग नहीं बनती, तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। तो इसलिए कुछ ही पार्ट को क्रोमियम से बनाया जाता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। कहता है आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। वो देखते होंगे रोल गोल्ड जिसको बोलते हैं वो वाले, इस तरह के आप देख सकते हैं। इस सब पे क्रोमियम का परत चढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये जो साइकिल का हैंडल ये जो देख रहे हैं ना आप, आगे वाला सफ़ेद सफ़ेद, ये क्या है, कोई लोहा वगैरह होगा, लेकिन इस पे किसका परत चढ़ाया हुआ है, तो क्रोमियम का लेपन किया हुआ है। आइए, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बा, ध्यान देंगे। टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, ये भी याद रखेंगे, टीन लोहा से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और ख़राब होने से बच जाता है। यानी कि जो आपके घर में टीन का के सामान में खाने का जो सामान आता है टीन के डिब्बों में, उसमें लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन होता है, यानी कि पूरी तरह से वो टीन नहीं होता है, लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि टीन लोहा से कम क्रियाशील होता है। पुल तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। बहुत आपने सुना होगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक का, लेकिन कभी कभी आप टीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी आप क्रोमियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो लोहा पर हम जिंक का परत चढ़ा सकते हैं, लोहा पर हम क्रोमियम का परत चढ़ा सकते हैं, लोहा पर हम टीन का भी परत चढ़ा सकते हैं और उसका विद्युत लेपन कर सकते हैं। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस प्रकार इसी दिशा निर्देश के साथ यह हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो बस आपने क्या सीखा, प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम करेंगे आपके लिए आपके साथ अभ्यास यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए हम जानते हैं हमने इसमें कौन कौन से शब्द जाने, इलेक्ट्रोड जाना, विद्युत लेपन जाना, सुचालक जाना, एलईडी जाना और हीन चालक, ये 5-6 शब्द हमने जाना। अब आपने क्या सीखा, तो ये भी 4
लाइन आपने सीखा कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ हीन चालक है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव आम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, तो बस हमारे साथ आप बने रहिए, लोगों को भी बनाए रखिए। पहला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव तथा के विलयन होते हैं। जल्दी से बताओ। अभी फर्स्ट जस्ट आपने क्या सीखा का, दूसरा लाइन हमने जाना। कौन कौन से हो सकते हैं? अम्ल हो सकते हैं, लवण हो सकते हैं, और एसिड बेस और लवण जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण जो बोलते हैं, इसका विलयन होता है। कहता है किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न करता है। तो किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। तीसरा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहे यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होगा। कौन सा? ये जाता है कॉपर हमेशा ऋण पर। किस पे जाएगा? कॉपर हमेशा ऋण पर जाता है, तो ऋण टर्मिनल से संयोजित होगा। और चौथा डी नंबर सवाल है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे। मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं आप ये बताएंगे। जिस पर हमने लोहे पर किसका परत चढ़ाया था? जिंक का परत चढ़ाया, हमने टीन का परत चढ़ाया, हमने क्रोमियम का परत चढ़ाया। तो ये आखिर हम इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे। और क्या लिख के बताएंगे? तो डी, ऐसे डी लिखेंगे, बराबर करके उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है। आइए अब आगे तो जो है वो आपका सब्जेक्टिव सवाल है, तो आपके लिए यहाँ है नहीं कुछ। तो ये होता है अब आपका समाप्त। यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं था। बस अब यहाँ है क्या आप जानते हैं, तो आइए जान लेते हैं। कहता है एलईडीज यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद में उपलब्ध है तथा अनेक अनुप्रयोगों में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत एलईडी एक गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बनता है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रतिदीप्त नलिकाओं यानी कि ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, इसलिए धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बन रहे हैं। यानी कि एलईडी हम ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ये होता है समाप्त। और इसी समाप्ति के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 भी होता है समाप्त। और बस अब आपके 15, 16, 17, 18 4 चैप्टर और हैं। इस महीने की आखिरी तक आपको हम पूरी तरह से लपेट देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। और बस हमारे साथ बने रहिए। क्लास 9 का भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके भी 4 चैप्टर शायद आपके वीडियो अपलोड भी कर दिए गए हैं क्लास 9 का, तो वो भी आप अब देखना शुरू करें। क्लास 5 का मतलब चैप्टर 5 से कंटिन्यू अब जैसे ही ये समाप्त होता है उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 15 के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और प्रभाव सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।